अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आ गई है मार्केट के अंदर, और जितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में वो मर गए हैं शर्म से। पूछें क्यों? हैं जी साथ साहब, वो इसलिए मर गए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो मेयार है पाकिस्तान में वो ये है कि डीप स्टेट आपको एक फ़ाइल देता है किसी निकाह की, किसी की शादी की, किसी की पर्सनल लाइफ की, किसी की करप्शन की, और आप वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप पढ़ने लिखने का काम तो छोड़ गए हैं। अब मैं ये जो रिपोर्ट आई थी इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुन रहा हूँ, सरकार का भी सुन रहा हूँ, और कोई बंदा ये पढ़ने को नहीं तैयार रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि रिपोर्ट साबित ये नहीं करती कि पीटीआई चोर है, नून चोर है, डीप स्टेट चोर है। ये तो हमें पता था। ये रिपोर्ट साबित करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो एलीट कैप्चर है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 2.5-3 लाख बंदे बनते हैं जो इस चोरी में हैं, और जो इस चोरी का स्केल है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक छोटा सा मैं आपको स्टैट दे देता हूँ। आईएमएफ एस्टिमेट करती है बेस्ड अपॉन दी शिटी एविडेंस जो हमने दी है। हम जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना सरकार के, आप कभी वो पढ़ें तो आप कहेंगे यार अल्लाह माफ़ करे, ये इन्होंने बनाए कैसे हैं। उस घटिया एविडेंस की बुनियाद पे ये सिर्फ एस्टिमेशन है आईएमएफ की। हम उनको 1 साल ऑडिट की इजाज़त दे दें तो पता नहीं वो क्या निकालें कि 3.4 ट्रिलियन रुपीज़, कितना 3.4 ट्रिलियन, यानी कि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब, ट्रिलियन, 3.4 ट्रिलियन सालाना हम लूज़ करते हैं ड्यू टू टैक्स एवेजन, करप्शन, हिडन इनकम्स एंड सिस्टेमिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये गालबन 3.9% या राउंड ऑफ करके 4% ऑफ जीडीपी बनता है। ये पैसे पता है आपको? इधर ना स्क्रीन पे सलमान 3.4 ट्रिलियन लिखो, ठीक है। मैं रोज़ साहब फ़ौज से मोहब्बत करूँगा जी, फ़ौज के बजट से ज़्यादा है, केपी के बजट से ज़्यादा है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। सूबे के बजट ज़्यादा है ये सालाना। इसमें ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े कारोबारी सब शामिल हैं। और एफबीआर का चेयरमैन अभी क्या चीख रहा था, जब से मैं आया कोई करप्शन नहीं हुई, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, गलत। ये आईएमएफ ने दिया सर, मैंने नहीं दिया। वो जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं गोरे की अदालत है, सर ये गोरे की अदालत ने दी है। पढ़ें तो सही ना सर, इसे आप पढ़ेंगे आप रोना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ एक बेसिक इंक्वेस्ट ने 3.4 ट्रिलियन रुपीस का अनकवर किया। और क्या चीज़ उन्होंने अनकवर की है आपको बताते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ करप्शन के जनरल एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा इम्पैक्ट होता है ऑन ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स, 1 पॉइंट CPI इंप्रूवमेंट होती है और 4% राइज इन इन्वेस्टमेंट रेट होता है। लोअर GDP पर कैपिटा, रिड्यूस्ड FDI, सोलर ट्रांजिशन, इकोनॉमी ग्रोथ, ये सब कुछ शो करता है क्या? सिस्टेमिक करप्शन। कहते हैं पाकिस्तान में सारे इंडिकेटर्स एक्टिव हुए हैं। जो जो इंडिकेटर हमने दुनिया भर में इस्तेमाल किया कि इज दिस अ करप्ट सिस्टम, उसकी जितने इंडिकेटर हैं सारे ऑफ द चार्ट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। जो लो एंड फेलिंग टू टैक्स टू फॉलोइंग टैक्स टू GDP रेशियो है, उसका मेजर वजह करप्शन है। यानी कि जो कम फाइलिंग ऑफ टैक्स होती है एंड फेलिंग टू टैक्स कंपेयर टू GDP रेशियो, ये होने की वजह करप्शन है। लार्ज गैप बिटवीन अप्रूव्ड वर्सेस एक्चुअल स्पेंडिंग, यानी सरकार एक स्पेंडिंग अमाउंट तय करती है और जो एक्चुअल स्पेंडिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ लो ट्रांसपेरेंसी। फंड स्क्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है। वो कह रहा है ये जो पैसे आप लोगों पे इस्तेमाल करते हैं वो आप डिसप्रपोर्शनेटली अपने हमायतियों के ऊपर खर्च करते हैं।
कोविड-19 में 1.24 ट्रिलियन स्टिमुलस ऑडिट, यानी कि जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसका स्टिमुलस ऑडिट से पता चला कि वीक कंट्रोल्स हैं, रिकॉर्ड कीपिंग इश्यूज हैं और प्रोक्योरमेंट वायलेशंस हैं। यार 1.24 ट्रिलियन की डिस्पेंसेशन में आपके पास कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। जस्ट इमेजिन करप्शन का स्केल क्या होगा। डिस्टॉर्टेड मार्केट कंपटीशन, प्रोटेक्शनिज्म की जाती है, सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन दी जाते हैं एक प्रिविलेज्ड ग्रुप को, लाइक शुगर कार्टेल। इनके लिए बिजनेस करवाया जाता है। कहते हैं इससे आपके मुल्क में एफडीआई अफेक्ट होता है, करप्शन इंक्रीज करती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डैमेज होता है। एक्सपोर्ट सेक्टर सफर इस वजह से हो रहा है और पॉलिसीज फेवरिंग प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं। एक्सपोर्ट का शेयर 16% ऑफ जीडीपी से 9% पे आ गया जीडीपी को, बिकॉज ऑफ दीज बैड पॉलिसीज। जुडिशल करप्शन अंडरमाइंस बिजनेस कॉन्फिडेंस। एंड व्हाट इज जुडिशल करप्शन? ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी जुडिशल करप्शन प्रूव होगी ना, उन्होंने अपनी 27वीं तरमीम के छक्के मारे, पढ़ते नहीं है। रूल ऑफ लॉ इन बॉटम क्वार्टाइल ग्लोबली, जज पैसे नहीं खा रहे, कानून इन्फोर्स नहीं हो रहा। जुडिशरी अमंग टॉप 3 मोस्ट करप्ट सेक्टर्स। करप्शन कैसे कि एक सियासतदान का दोस्त होता है, उसका मुकदमा होता है, वो सियासतदान जज से बात करता है, जज केस का फैसला सियासतदान की मर्जिया करता है। रले ने ये नहीं है कि एक जज एब्सेंशिया में बैठा हुआ है एक मिस्टीरियस डब्बे के अंदर और वो कह रहा है यार पैसे लेके करप्शन ना कर लिए। ये कनेक्टेड है सिस्टम, और 27वीं तरमीम के बाद तो आपने इसको परफेक्ट कर लिया है। ऐसी मासूमाना सवाल है, जहांगीर तरीन साहब का मुकदमा लगाओ हाई कोर्ट में, सीएम हो मरियम नवाज साहिबा, जहांगीर तरीन साहब कोalition में विद गवर्नमेंट हो, तो व्हाट विल द हाई कोर्ट जज डू? एनी गेस? द हाई कोर्ट जज विल से तरीन साहब जो ऑर्डर, नहीं तो पोस्टिंग। तो आपने तो सिस्टम को परफेक्ट कर लिया। और आईएमएफ क्या कह रहा है? दिस इज अ प्रॉब्लम। करप्ट लीगल सिस्टम इंक्रीजेस रिस्क, कॉस्ट डिलेज इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। यानी कि उन्होंने अब स्पेसिफिकली जो हमारे बिजनेस पर्टेनिंग लॉज हैं उसकी बात की। और पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम का अंजाम क्या होता है? कुछ भी नहीं। जितना मर्जी पैसा लूटो, जितना मर्जी लोगों को दबाओ, इट डजंट मैटर। 60% बैंक एसेट्स लोन टू स्टेट, यानी कि बैंक का मेजर क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट। ये बड़ी बड़ी आप बैंकों की बिल्डिंग्स देखते हैं ना और आप सोचते हैं वाह व्हाट बिजनेसमैन। बुलशिट। परफेक्ट बिजनेस हो रहा है सरकार के साथ। सरकार किसकी, बैंक किसके, ये आप सबको पता है। किस सरकार ने किस कारोबारी को किस दाम पे बैंक दिया था, इस सवाल का अगर आप जवाब दे दे तो पूरी कहानी आपके सामने खुल जाती है। इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट होती है क्योंकि ओवरसाइट नहीं एग्जिस्ट करती। जाहिर है अगर बैंक का सबसे बड़ा क्लाइंट सरकार है और सरकार ने बैंक्स की ओवरसाइट करनी ऐसी सीबीआई किसी बॉडी के थ्रू, वो क्यों करेगी? रले ने। पेटर्नेज पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी एंड लो ट्रस्ट। क्योंकि लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी है, आरटीआई लॉ लार्जली इनफेक्टिव। आरटीआई बेमायनी। 2023 के सर्वे में 68% लोगों ने बिलीव किया कि नैब और एफआईए का काम है पॉलिटिकल पर्पसेस। 2023 की क्यों ऐसी जिसकी वजह से लोग बिलीव करते हैं नैब का कानून चेंज हुआ था? ओहो, जब हमने देखा कि सियासतदानों के ओपन एंड शट केस शट होकर थ्रो अवे हो गए तो हमने यही सोचना है नैब रली, एफआईए रली। एफआईए और एनसीसीए एक डकी बया केस नहीं हैंडल कर पाती, तो डू यू रियली बिलीव कि उस सियासतदानों का, जनरल्स का, जजेस का केस हैंडल कर सकती है? डकी भाई तो मेरे आपकी तरह कीड़ा मकोड़ा है, चलो थोड़ा सा फेमस हो गया, पर जो एलीट है उनकी केसेस कैसे हैंडल होंगे? अच्छा, आईएमएफ ने एक और काम कर दिया, उन्होंने नेचर ऑफ करप्शन भी बता दी। बड़े अच्छे हैं ये गोरे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। ज़रूर पीटीआई के फॉलोअर होंगे, क्रैकडाउन करो इनके ऊपर। इंस्टीट्यूशनलाइज मल्टी लेयर्ड करप्शन। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मल्टी लेयर्ड लार्ज स्टेट रोल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े स्टेट के इदारे हैं जिसके अंदर बिला वजह की रेगुलेशन हैं। यानी कि वो जो हम कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री जब चलती है तो वो 40+ महकमों को रिश्वतें देती है, ये वो गल है जी आईएमएफ तो दस रही, जी असी फ्री च दस रहे सन। आईएमएफ तो आपसे पैसे भी चार्ज करती है, आपको सूद पे पैसा भी देती है, आपको बांध के भी रखती है ना। हम तो फ्री बकवास कर रहे थे। ये प्राइवेट फर्म्स फोर्स टू पे ब्राइब्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडीज एंड एग्जम्पशंस। वाह जी वाह, ठेका चाहिए तो ब्राइब दो। जुडिशल कैप्चर एंड एलीट पावर एनेबल कैपिटल आउटफ्लो। पॉलिसीज शेप टू इनरिच एलीट्स एट पब्लिक एक्सपेंस।
ये IMF ना साथ साथ मुझे लग रहा है PTI को वर्कर है, शक हो रहा है मुझे सर। वैसे हमारी तो दुनिया भर में बड़ी इज्जत हो रही थी आजकल, हम तो नेक्स्ट सुपर पावर हैं जी, ट्रंप हमें सलाम करता है, IMF को मेमो नहीं मिला, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। पेट्रनेज डिसरप्ट्स इफेक्टिव पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि अपने दोस्तों को रिवॉर्ड करने की वजह से आप पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करते। IMF बाय द वे हिस्टोरिकली नोन है पब्लिक स्पेंडिंग कट डाउन करने के लिए अपनी पॉलिसीज के दौरान, लेकिन पाकिस्तान को देखिए इवन उन्होंने कहा भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया। IMF कह रहा है कि इस हरकत की वजह से जो आप पर्सनलाइज स्पेंडिंग करते हैं अपने दोस्त अहबाब अपने कैंपेन्स के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत थोड़ी होती है, जिससे डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मरीम नवाज साहिबा ने एक बात की थी, हैं जी, उन्होंने क्या कहा था? शरीफ नाम मतलब डेवलपमेंट। शरीफ ख़ानदान लॉन्गेस्ट रूलर रहा है पंजाब का, हैं जी, कोई शक तो नहीं इसके अंदर। तो फिर IMF ये क्यों कह रहा है? मरीम साहिबा बता दें ये झूठ बोल रहा है, बल्कि जो आपने नई कमेटी नहीं बनाई ऑनलाइन ट्रेंड्स देखने के लिए, उनसे कहें ये फ्लैग करें, दिस इज एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा। 12 डिस्क्रेशनरी फंड्स डिस्करेज मिसयूज एंड इनकरेज मिसयूज एंड वोट बाइंग। IMF वोट बाइंग की बात कर रहा है। ECP कहाँ था? ये PTI वाले भी में पढ़ना नहीं आता, उनको पढ़ना आ जाता ना तो जितना इसमें मवाद है वो ही कुछ बोल देते। Large discretion allocations to political representatives creates opportunities for corruption throughout procurement, inflated contracts, political rewards, undermines rules-based budgeting and creates misaligned fiscal priorities, increases risk of misappropriation in development projects। ये आपको पता है PTI इसका बात क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तरीन साहब के जहाज़ में जो पैसों से बंदे आते थे, तरीन साहब को पैसे किस तरह वापस होते थे, और तरीका है जो नून लीग भी इस्तेमाल करती है, PPP भी इस्तेमाल करती है, जो IMF कह रही है सर दिस इज अ प्रॉब्लम, डिस्क्रेशनरी फंड डज नॉट मेक सेंस। और फिर उन्होंने 13वीं बात की जिससे सारी सरकारें डरती हैं, वीक लोकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल्स कैप्चर। आप इलेक्शन नहीं कराएं UCO के, वहाँ पे लोग इलेक्ट ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो आप पूरे के पूरे लाके कैप्चर कर लेते हैं। डेवोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है और ऑफन ख़त्म कर दी जाती है या चेंज कर दी जाती है बाय रूलिंग पार्टीज। उन्होंने दोनों चीज़ें कहीं कि रूलिंग पार्टी या इलेक्शन नहीं करवाती, या अगर इलेक्शन करवाती है तो उसमें कहती है आप पार्टी की तरफ से नहीं खड़े हो सकते, जिस तरह इस दफ़ा हो रहा है UCO में। कमाल ऐसे आए। लोकल इंस्टीट्यूशंस लैक फिस्कल ऑटोनॉमी इनेबलिंग एलीट कंट्रोल। 27वीं तरमीम क्या थी? द कैप्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द जुडिशरी। तो ये छोटे इंस्टीट्यूशंस नैब रूप तो मैटर नहीं कहते, उन्होंने पूरी जुडिशरी ख़त्म कर ली है। तो IMF कह रहा है कि ये जो है ये आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लोकल लेवल करप्शन से डायरेक्ट जो 4 डिपार्टमेंट अफेक्ट हो रहे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं IMF ने, क्या आपकी लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से या इनफेक्टिव होने की वजह से जो आपको नुकसान हो रहा है वो क्या है? डिलीवरी ऑफ वाटर, सैनिटेशन, पुलिसिंग, म्यूनिसिपल सर्विसेज। CCD आप बना देंगे, लेकिन IMF कह रहा है कि पुलिसिंग अफेक्टेड है। आप सड़कों के ऊपर वो बड़ी बड़ी वैनें चलवा देंगे जो पानी मार रही हैं स्मॉग के लिए, लेकिन लोगों को सैनिटेशन, पानी की सप्लाई और म्यूनिसिपल सर्विस आप दे नहीं पा रहे। तो क्या समझ आया जब हम कहते थे सरकार ये बड़े बड़े इनिशिएटिव लॉन्च करती है, ये नॉनसेंस होते हैं। जब आप कहते हैं इतने लैपटॉप ले लो, इतनी गाड़ियां ले लो, ये हेल्थ कार्ड तुम ले लो, तुम्हारा 10 लाख का इलाज होगा, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होते। सरकार ने माहौल पैदा करना होता है आपकी तरक्की का, आपको पैसे नहीं देने होते। ये वो सर्विसेज हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सब की अकाउंटेबिलिटी को मिनिमाइज कर देता है। उसके बाद उन्होंने कहा वीक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इनेबल्स हिडन करप्शन। वीक पार्लियामेंट्री, हमारा पार्लियामेंट है ही नहीं, तो वीक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो होगी। इसकी वजह से कोई भी कमेटी एक्चुअली नहीं देखती कि पैसे कहाँ स्पेंड हो रहे हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, तो लोग बस अन्नेवाह पैसे खर्च करें। क्यों? क्योंकि ये मिले हुए आपस में यार, क्योंकि इनको पता है कि आज हम अपोजिशन के बेंचेस में, कल हम गवर्नमेंट के बेंचेस में होंगे, तो हमने यही हरकत सकनात करनी है। और इन पे जो एक चेक का तरीका हो सकता था यूसीज, वो है नहीं, और अगर वो होंगी भी तो वो इतने वीक सिस्टम्स के अंदर है कि वो महरूने मिन्नत है MPs और MNAs के। तो मरेगा कौन? मैं और आप। और किस लेवल को मरेगा? 3.4 ट्रिलियन तो सिर्फ टैक्स इवेजन की मद में है। अभी और भी डाटे सामने आने हैं। इनकंसिस्टेंट एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी, ये पता है क्या है? जो गवर्नमेंट है वो अगले को करप्ट कहती है, उससे मुकदमे ठोकती है, वो मुकदमे पाए तकमील तक नहीं पहुंचते, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और ये रोल रिवर्स हो जाता है। तो आपके पूरा स्ट्रेटेजिक मूव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। नैब हमने क्रिएट की करप्शन ख़त्म करने के लिए, आज हमने नैब को टूथलेस टाइगर बना दिया क्योंकि वो करप्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे थे।
और हम एक नया डिपार्टमेंट बना देते हैं। FIA का काम था साइबर क्राइम, हमने NCCI बना दिया, वो इनफेक्टिव थे, पंजाब ने कहा हम अपना बना लेंगे। ये इडियोटिक सिस्टम्स चल रहे होते हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, नैब पॉलिटिकल टूल, FIA पॉलिटिकल टूल, NCCI पॉलिटिकल टूल, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल टूल, और इसका ग्रैंड सोल्यूशन क्या है साहब साहब? सियासतदान इनको चलाएं। 27वीं तरमीम इतनी रिटार्डेड थी, पूरा भाषण दिया गया कि जजेस पोलिटिसाइज्ड हैं, जजेस पार्टीज के फेवर में, जजेस पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। तो द सोल्यूशन टू समवन बीइंग टू पोलिटिसाइज्ड इज कि उनका बॉस पॉलिटिशियंस बना दो, फिर तो वो डीपोलिटिसाइज हो जाएंगे ना। इट इज डम। एक बंदा है, उसको शराब की एडिक्शन है, और उसको शराब की एडिक्शन से बचाने के लिए हम उसको शराब की फैक्ट्री में नौकरी दे देते हैं। अब वो शराब नहीं पिएगा। ये लॉजिक है रियासत पाकिस्तान की, डीप स्टेट की। वीक विसल ब्लोअर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, हमारे मुल्क में कोई विसल ब्लोअर सिस्टम नहीं है अनलेस आप अफगानी पॉइंट आउट करते हैं, फिर सरकार आपको प्रोटेक्शन देगी 10,000 रुपये की खातर, लेकिन कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर से डेटा नहीं मिलता। हमने बहुत अरसा पहले स्टोरी की थी वापडा चेयरमैन पे, हमारे पे मुकदमे हुए थे उसकी वजह से। वो डाटा विसल ब्लोअर ने दिया था। उस विसल ब्लोअर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सरकार को डाटा दे, उसने हमें दिया था। ये सरकार की फेलिंग है। लैक ऑफ ओपन डेटा एंड पब्लिक एक्सेस। महरोज़ क्योंकि बहुत अरसा टीवी चैनलों में काम करता रहे, बड़े दारों में काम करता रहे, तो वो आपको खुद बताएगा कैमरे पे आए किसी दिन कि जनाब मुझे अगर सिंपल पब्लिक डाटा चाहिए था तो मुझे मुतलका बंदे अपने दफ्तर से जो तगड़ा होता था फ़ोन करवाना पड़ता था वहाँ का, ये कागज़ भेज दो, जो बाय द वे फ्री है, इट इज़ योर राइट। हमने एक स्टोरी की थी जिसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इस्तेमाल की थी। हमें एक बड़े इंसान का फ़ोन आया था जो कहता कि ये आपके पास आए कहाँ से। हमने कहा सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने कहा जी मैं सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि ये कोई मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, उनको एकदम ब्रेन वेव है कि शायद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। आगे उस पर भी आते हैं। IMF ने उसकी भी बात की हुई ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की, बेफिक्र हो जाए। IMF ने पूरा काम किया है क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि ये हमें जेल में फेंक देंगे, हमारी आवाज़ें बंद कर देंगे, उनको ये फियर तो था नहीं। तो उन्होंने फिर पूरा लिखा चट्टा खोला है। अब ये डाटा का एक्सेस हमें नहीं है। जुडिशरी वनरेबल टू इन्फ्लुएंस एंड डिलेज, ये IMF कह रहा है। रूल ऑफ लॉ रैंक्ड इन बॉटम क्वार्टाइल ग्लोबली। करप्शन रिपोर्टेड इन केस शेड्यूलिंग, बेंच असाइनमेंट्स एंड डिसीजन, यानी कि केस किसको मिलेगा, बेंच क्या बनेगा और डिसीजन क्या आएगा, इस हर लेवल पे करप्शन है। लीगल अनसर्टेनिटी रेजेस बिजनेस कॉस्ट एंड डिटर्स इन्वेस्टमेंट। 2 साल से सरकार दुनिया के दौरे करिए, पैसा नहीं आ रहा। क्यों? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीजंस। आप छोड़ दें बाकी दुनिया का पैसा, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लोकल पैसा बहुत है। वैसे आपको भी पता है लोकल पैसा बहुत है। पूछे क्यों? पाकिस्तान की रियासत सबसे ज़्यादा पैसा लोकली ओ करती है या इंटरनेशनली? लोकली। यू नो देयर इज़ मनी इन द कंट्री। नंबर 20, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस क्रिएट रेंट सीकिंग्स। अब आपने ब्यूरोक्रेट्स को इंडिविजुअल इतनी पावर्स दे दी हैं कि वो कभी भी कोई लकूना निकाल देते हैं कारोबार को रोकने के लिए, तंग करने के लिए। हमारे दफ्तर भी आते रहते हैं क्योंकि ये बिज़नेस भी तो है ना जो हम कर रहे हैं, आके नए से नए शगुफा छोड़ते रहते हैं। तो लोग फिर ये सोचते हैं कि कौन पूरा दफ्तर बनाए, पूरा कारोबार करे, किराए की प्रॉपर्टी खरीद किराए पे दे दो, किसी के पास पैसे फिक्स करवा दो, बैंक के पास पैसा इतना कैसे आ गया, और ये हैसल अवॉइड कर लो। बिकॉज एक ब्लैकमेलिंग, एक टेंशन, एक टॉर्चर तो एग्जिस्ट ही करता है उनके। इसकी वजह से लार्ज इनफॉर्मल इकॉनमी वर्सन होती है और रेगुलेटरी करप्शन को इंक्रीज़ करती है। हर एक कारोबारी को पता है कि यार अगर मैं वाइट का काम करूँगा तो वो बहुत तंग करेंगे, अगर मैं ब्लैक का काम कर लूँ तो चलो यार जब वो पकड़ेंगे तो 1 टाइम फीस हो जाएगी। तो सारा पैसा अपना लोग ब्लैक में रखना चाहते हैं, वो कंटिन्यूस ब्लैकमेल के अमल से बचना चाहते हैं। बिजनेस ग्रुप्स कैप्चर टैक्स एंड ट्रेड पॉलिसी, ये एलीट कैप्चर का मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है कि लार्ज कॉरपोरेशंस, लार्ज टाइकून्स, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जागीरदार स्पेसिफिक अपने डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ बनवाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सबसे बड़ी शुगर मिल चलाता हूँ, मेरे 10,000 एकड़ ज़मीन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरी बड़ी फ्लावर मिल है, आई एम द वन मेकिंग पॉलिसी। तो मैं पॉलिसी स्क्यू करता हूँ अपने फेवर में। सरकार ये नहीं देखती कि यार ओके शुगर के प्रोसेस में शुगर कैन ग्रोअर भी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चीज़ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, लोकली बिकनी है। वो सिर्फ और सिर्फ सबसे मोटी पार्टी कैश का उसका ओपिनियन लेती है।
प्रॉपर्टी पे जो इन्होंने क्रैकडाउन किया है मैं उससे अग्री करता हूँ, पर जिस तरह किया है मैं उससे अग्री नहीं करता। इनको प्रॉपर्टी डीलर्स, डेवलपर्स और क्लाइंट्स को एक पेज पे लेके चलना चाहिए था, सो दैट एवरीवन नोज। अभी किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और आपने लाखों लोगों की जान वनरेबल कर दी है। सेम इज ट्रू फॉर शुगर, सेम इज ट्रू जो आपने वीट के ऊपर परचेज का बैन लगाया था। आपने लिटरली करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं इस प्रोसेस में, और ये IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट इन बैंकिंग है ये प्रॉब्लमेटिक है। IMF ने क्लियरली कहा है कि स्टेट्स और पाकिस्तान के बैंक का आपस में नेक्सस है जिसके तहत ये ऑपरेट कर रहे हैं, और इसी नेक्सस और मूवमेंट ऑफ कैपिटल में ब्लैक मनी की कैपिटल फ्लाइट हो रही है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोन टू फ्रॉड, क्लासिक करप्शन। सरकार जो चीज़ें प्रोक्योर करती है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। करप्शन इन SOEs कॉज मेजर फिस्कल लॉसेस। SOEs इतने बड़े लॉसेस करते हैं जिनको बार बार बेल आउट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जब उनको प्राइवेटाइज भी करना चाह रहे हैं वैसे वो प्राइवेटाइज आपसे होते नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और 25वां पॉइंट उन्होंने दिया था कि एनर्जी सेक्टर करप्शन ब्रीड सर्कुलर डेट। कोई चीज़ राय तो नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली IMF की रिपोर्ट से पहले हम 2.5 साल में कवर कर चुके हैं। क्यों? हमने इस मुल्क में कारोबार किया है यार। हम खुदा ना खास्ता कोई न्यूज़ एंकर नहीं है। हमने इस मुल्क की इकॉनमी में पार्टिसिपेट किया है हर लेवल पे। हमने देखी है हर चीज़, तो ये प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते थे। अब IMF ने ये सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके 26वां था ऑयल एंड गैस सेक्टर लैक्स ट्रांसपेरेंसी, जो आपका OMCs, इनकी किकबैक्स, इनकी पेमेंट्स, आपके रिटेल आउटलेट्स हैं, इनका प्रॉब्लम था। अब IMF ने ये सारी बातें करके आई एम सो सॉरी IMF ने और चीज़ें भी लिखी हैं, मैं बता दूँ। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विद ब्राइवरी, ऑब्वियसली बात है। टैक्स पॉलिसी के अंदर लो टैक्स मोराल है ड्यू टू परसीव्ड अनफेयरनेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन डिस्क्राइब किया। दिस इज एन एक्चुअल इकोनॉमिक फिनोमेनन। आप एक बॉडी को जिस तरह परसीव करते हो आप उसके साथ रिलेट करते हो। हम जजेस सोचते हैं करप्ट हैं, हम ब्यूरोक्रेट सोचते हैं करप्ट हैं, हम ये भी सोचते हैं हमारा टैक्स डिपार्टमेंट करप्ट है, तो लोग पैसे देना नहीं चाहते। ये जो अक्सर बात होती है ना, जो हम ड्राइंग रूम में सोचते हैं बेटा मैं टैक्स क्यों दूँ, ये तो करप्ट ने, ये एक्चुअल फिनोमेनन है। IMF ने भी रिकग्नाइज़ किया कि क्योंकि लोग आपको परसीव एज करप्ट करते हैं, और पहले IMF 25 सिक्के दे चुका है कि आप करप्ट हैं, तो आपको परसीव ठीक ही कर रहे हैं, तो ये कम पैसे आपको देते हैं। तो IMF ने बेसिकली ये कहा कि देखें यू आर द प्रॉब्लम, और आपकी परसेप्शन भी प्रॉब्लम है। सो दैट से आप गंदे हैं, मगर लोगों को पता है आप गंदे हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपके जो PR कैंपेन्स हैं वो काम नहीं कर रहे, इसलिए लोगों को पैसे नहीं देना चाहते, विच मेक सेंस। लाइक प्रॉपर्टी के दफ्तर में सलमान भाई क्या सिंपल रूल होता था, दफ्तर नीट एंड क्लीन हो, चाय पानी अच्छा हो, ताकि क्लाइंट जब आए वो वेलकम फील करे। अब तो इमेजिन जब गंदा सा दफ्तर हो, पसीनो पसीन हो, बुहें आ रही हो, चाय के अंदर मक्खी हो, कोई प्लॉट खरीदेगा हमसे? तो बेसिकली सरकार का वो हाल है कि दफ्तर रन डाउन है। एक पुराना मुलाजिम है, इसका एक हाथ कांप रहा है, चाय की पिची करके ला रहा होता है, और फिर सरकार कहती है आप टैक्स क्यों नहीं देते? बंदा कहता है किसको दूँ, आपको? आपकी तो जेब में 100 रुपया नहीं है, मैंने लाख रुपये दे तो कुछ चोरी कर लेगा यहाँ से। वो सरकार ने खुद चोरी करना होता है। पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन इनफ नहीं हुई। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, 2 साल में आपने चेक किया फेडरल गवर्नमेंट ने कितना ढिढोरा पीटा, हमने डिजिटाइज कर दिया हर चीज़, एवरीथिंग इज डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल है, आपका बच्चा भी डिजिटली पैदा हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट में भी साथ कहता है। तो IMF कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पूरा का पूरा जो डिजिटल टैक्स एनालिटिक्स का सिस्टम है वो है ही नहीं, लैग करता है। यानी कि आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते अपने डाटा के ऊपर कि आपने किस मार्केट सेगमेंट को कैसे टैकल करना है। टैक्सेशन के लिए आपको बेसिक डाटा एक्वायर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते उनको इकट्ठा करके डाटा इकट्ठा करते, देयर इज नो सेंट्रलाइज सिस्टम। और वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट सेंट्रलाइज सिस्टम बना ही ना ले, उसके बनने के बाद जो तशद्दुद उन्होंने लोगों में करना है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपको याद है जिस शरीफ ख़ानदान स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाता था, अनाउंस करता था बड़े बड़े के इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, मोटरवे पे गारमेंट सिटी आती है, बाय द वे वो गारमेंट सिटी ही है, वो एक फैक्ट्री नहीं है, गारमेंट सिटी हमने बना दी है। IMF ने कहा ये प्रॉब्लम है। IMF ने कहा जो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं ये प्रेफरेंशियल रजीम्स के मुताबिक उनके दोस्तों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए होता है। यानी कि लेट्स से मेरी गवर्नमेंट आती है और मेरा दोस्त है सलमान, महरोज़ा साद, ये तीनों मुझे कहते हैं असद भाई यार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुझे बना दो जहाँ पे मैं अन्ना पैसा बना सकूँ, मैं तुम्हें इसमें से हिस्सा देना शुरू कर दूंगा, उसका नाम गारमेंट सिटी नहीं, उसका नाम कुछ और रख लेना, ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। तो IMF कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस हो सकता है, दिस इज़ बिजनेस, इसको सीरियस तरीके से करें। फिर फेडरल प्रोविंशियल टैक्स मिसअलाइनमेंट इनेबल्स करप्शन।
फेडरेशन और प्रोविंसेस की आपस में रलती मिलती नहीं है, उससे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, और कोई मीडियम टर्म टैक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, एड हॉक रिफॉर्म होता है। यानी कि आप 3 से 5 साल की कोहेरेंट पॉलिसी भी नहीं बना सकते। उन्होंने आपको लॉन्ग टर्म तो कहा ही नहीं, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म तो भूल जाओ ना, 3 से 5 साल की पॉलिसी हमें दे दो, और इस पर उन्होंने कहा कि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन IMF की मेहरबानी है, एक IMF ने रिफॉर्म भी खुद बता दिया। उन्होंने कहा यार ये बीमारी है, अच्छे डॉक्टर की तरफ से आपको दवाइयाँ भी दे दी, यानी कि उसने पर्चा आउट कर दिया, जवाब भी बता दिया, उसने कहा नकल करके दिखाओ। इन नकल से भी फेल करेंगे इंशाल्लाह, वैसे इंशाल्लाह नहीं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, क्योंकि मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना वट चढ़ता है अल्लाह की कसम कभी बार। अच्छा, उन्होंने कहा कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टैक्स पॉलिसी ऑफिस TPO इंश्योर क्लियर सेपरेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी फंक्शंस फ्रॉम FPR। ये उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, यानी उन्होंने मुतलका अदारा भी बता दिया कि इसका काम है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए लहदा हमें मिसाल के तौर पे SIFC ना बनानी पड़े कि ये इसका काम है, ये करेगा। ये वही होता है, सलमान भाई तार साहब दफ्तर में आते हैं, कहते हैं ये आतिफ का काम है, ये तुम्हारा काम है, आपस से मिक्स नहीं करना। तो IMF इस वक्त तार साहब का रोल अदा करिए। पब्लिश मीडियम टैक्स टर्म टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी दैट रिड्यूसेस रेट शेड्यूल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये उन्होंने कहा TPO मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो पिछला उन्होंने अदारा बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका ये इसका काम है। कितने दयालु लोग हैं, उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है, उसके लिए ये डिपार्टमेंट बनेगा और उस डिपार्टमेंट का ये काम होगा, ताकि इधर भी ना कोई गुंजाइश ना निकल सके कि सर वो गलती हो गई, हमने किसी और को कह दिया था। प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम। एक्सपैंड द कवरेज ऑफ एनुअल टैक्स एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स एक्सपेंडिचर, ये भी उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम। साथ उन्होंने टाइमलाइंस भी दिए, यहाँ पे बेशक वो लगा देना। तो लुबे लुबाब क्या है गाइज, साल का 3.4 ट्रिलियन यहाँ पे ज़ाया होता है। नैब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की सारी ड्यूरेशन में, मैं वो ज़रा आपकी नज़र में लाना चाहूँगा कि हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो अदारा है वो वेला नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, नैब ने फरमाया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक हमने 5.31 ट्रिलियन की रिकवरी की है। बाय द वे ये वो फिगर है जो PTI हर जगह कोट कर रही है, इतनी करप्शन होगी, इतनी करप्शन होगी, इतनी करप्शन होगी। ये रिकवरी का टाइम उन्होंने बताया, करप्शन का टाइम नहीं बताया। ये करप्शन शायद पिछले 15 साल की हुई है, इसमें PTI का दौर भी शामिल है, इसमें नून का PPP का भी दौर शामिल है, मुशर्रफ साहब के टाइम के फैसले भी शामिल है, लेकिन ये रिकवरी पिछले जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक हुई है। लेकिन इस रिकवरी में एक प्रॉब्लम्स है, छोटी सी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है। ये जो रिकवरी है ना, ये एक्चुअली है मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 की 8.3 ट्रिलियन की। इसमें से 8 ट्रिलियन रिकवरी है ज़मीनों की, समझे, सरकारी ज़मीनें जो लोगों ने हथियाई में थी वापस ली है, और उनकी वैल्यू एस्टिमेट की गई 8 ट्रिलियन की। एक्चुअल जो मनीज रिकवरी है ना वो 390 अरब की है, और सालाना इतनी ही होती है नैब की। तो नैब ने कोई तीर नहीं चलाया। लेकिन अगर 8 ट्रिलियन की ज़मीन हमारी कब्जा हुई हुई थी, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो IMF ने भी कहा है कि 3.2 ट्रिलियन टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें वीडियो का हेडिंग भी मिल गया, 3.2 ट्रिलियन करप्शन एक्सपोज्ड इन पाकिस्तान, हु इज टू ब्लेम? पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरान खान, डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक इट इज सेफ टू से द एलीट इज टू ब्लेम। ये सिर्फ IMF का एक बेसिक पर्चा है यार, और ये भी इनको पब्लिक क्यों करना पड़ा? क्योंकि IMF की शर्त थी कि आप ये पब्लिक करेंगे, आप अवामुन नास को बताएंगे कि आप कितने नोटी थे, ताकि फिर हम आपको $1 बिलियन और दे सकें। यहाँ पे आपको IMF की गैर संजीदगी नज़र आती है। एक इदारा जो आपको बताता है कि आप करप्ट हैं, आप गंदे हैं, आप बदतमीज़ हैं, आपके मुंह से बू आ रही है, आपके बाल भी ठीक नहीं है, कपड़े भी आपके फटे हुए हैं, आप इस सबको ठीक करें। लेकिन वो उसको सबको ठीक करने से पहले ये लो $1 बिलियन और। क्योंकि IMF का काम एक्चुअली आपके मुल्क की तरक्की नहीं है, IMF का काम है मुल्क में इंतशार फैलाना। ये वो सारी चीज़ें जो हमें पहले ही पता थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके में दे दी ताकि हर कोई सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर सके। बली का बकरा कौन? पाकिस्तान की अवाम। और उसी गंदे सिस्टम को IMF ने और पैसे दे दिए। ये बात है वही IMF है जिसको इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था कि इन चोरों को पैसे ना दें। अब IMF क्या एडमिट कर रहा है सलमान साहब? चोर है कि नहीं? हमारे जितने भी IMF पॉलिसीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ रही हैं, उसमें फ़ायदा सिर्फ इस एलीट को हुआ है। चाहे वो CPEC के बाजवा साहब हों, उन्हें हुआ हो, चाहे वो इनिशियल बुल रन इन गवादर हो 2004 में, जब मुशर्रफ साहब और उनके दोस्तों ने बेपनाह पैसे कमाए थे। हमारे मुल्क को लूटने के नए से नए फार्मूले हमारी एलीट बनाती है, उस पर हमें पॉलिटिकल चूरन बेचती है और फिर कहती है इसको हज़म करो चुप करके।
इन लोगों को कॉल आउट करना शुरू करें। ये वाहिद तरीका है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।